अच्छा, किस किसने देखी है वो पीडीएफ जो मैंने डाली है? वो पीडीएफ किस किस बच्चे ने देख ली है जो मैंने डाली है ग्रुप में? अगर नहीं देखी अब तक तो उसको जरूर देखना, ठीक है? एक बार क्लास खत्म होने के बाद वो पीडीएफ देखना और फिर बताना कि उसमें कोई डाउट तो नहीं। सबको स्क्रीन विजिबल है? आज का हमारा टॉपिक है सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। उसके अंदर हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ने वाले, ठीक है? सबसे पहले सेल्स फोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? सेल्स फोर्स मैनेजमेंट होता है जब हम अपनी कंपनी की जो पर्सन है, जो हमारी सेल्स डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, उन्हें मैनेज करते हैं, ठीक है? उनसे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को जब हम मैनेज करेंगे वो हमारा सेल्स फोर्स मैनेजमेंट होता है, ठीक है? चाहे हमें न्यू एम्प्लॉयज चाहिए, चाहे हमें पुराने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी है, चाहे हमें अपने एडवर्टाइजमेंट का तरीका चेंज करना है, जो भी एक्टिविटीज सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगी और उन्हें जब हम मैनेज करेंगे तो वो हमारा सेल्स फोर्स मैनेजमेंट कहलाएगा, ठीक है? मैम हाँ जी बच्चे। मैम आप जो नोट्स भेजा था ना आज, यूनिट 1 हाँ जी, सेल्स मैनेजमेंट का, आपका यूनिट 1, ठीक है? हाँ जी। वो मैम हम लोग के लिए भी थी ना? सॉरी, आप वो लोगों जो का मैम ही है हम लोग के बच्चे, लिए भी आप लोगों का ही है, आपकी और बीबीए एसआई आप दोनों के लिए, ठीक है? आप ही का सेल्स मैनेजमेंट चैप्टर सब्जेक्ट है ना, उसी का पार्ट है वो आपका। मुझे अब कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों का। मैं आपको कंफर्म कर दूंगी, आपका ही टॉपिक है वो, बट मैं बता दूंगी यूनिट कौन सी है, ठीक है? वो आप ही का एक पूरा टॉपिक है, ठीक है? हाँ जी, वो एक हाँ पूरा एक टॉपिक है, वो आप पढ़ लोगे एक बार तो आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? और उसमें कोई डाउट होता है तो प्लीज मुझसे पूछ लेना। वैसे तो वो बुक है, बहुत इजी लैंग्वेज में है वो बुक, मैंने खुद पढ़ी हुई है, मुझे पता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ उसको एक बार गो थ्रू करना, समझ आ जाएगी, ठीक है? और क्लियर नहीं हो तो बताना, वैसे मैंने पूरी चेक करके सेंड की है, क्लियर है उसके सारे पेजेस, ठीक है? कोई पेज नहीं क्लियर हो तो मुझे बताना दोबारा से। मैम। आज हम लोग नेक्स्ट यूनिट कर रहे हैं जो कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, ठीक है? सेल्स फोर्स मैनेजमेंट का हम लोग मतलब पढ़ चुके हैं, जो कि होता है जब हम लोग सेल्स से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये नीचे लिखा हुआ है जो अंडरलाइन है पेंसिल से, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ पर्सनल एक्टिविटी ऑफ सेल्स फोर्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट। एक बिजनेस यूनिट की सेल्स फोर्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है, चाहे हम प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टिंग कर रहे हैं, चाहे कंट्रोलिंग कर रहे हैं, इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, equipping, assigning, supervision, compensating, motivating and controlling, ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो सेल्स फोर्स की होती हैं, हम जब इन सबको मैनेज करेंगे तो वो हमारा सेल्स फोर्स मैनेजमेंट कहलाएगा, ठीक है? इससे इजी डेफिनेशन आप लोगों को नहीं मिलेगी, ये याद कर लेना, ठीक है? इन वर्ड्स में से कोई वर्ड है ऐसा जो आपको नहीं समझ आया? वैसे तो बहुत इजी वर्डिंग है, कोई ऐसा वर्ड जो आपको नहीं समझ आया? प्लानिंग समझ आ गया होगा। डायरेक्टिंग होता है किसी को डायरेक्शंस देना, कंट्रोलिंग होता है कंट्रोल करना, ठीक है? उसके अलावा रिक्रूटिंग आज हम पढ़ेंगे। रिक्रूटिंग का मतलब होता है जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको अपॉइंट करना, न्यू अपॉइंटमेंट करना। सिलेक्टिंग, चूज करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। इक्विपिंग का मतलब है जब आप न्यू इक्विपमेंट्स, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आते हो। असाइनिंग, किसी को टास्क असाइन करना। सुपरविजन, किसी के ऊपर नजर रखने के वो काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, सुपरवाइज करना उन्हें। कंपनसेटिंग, ठीक है, उन्हें कंपनसेशन देना। मोटिवेट करना और कंट्रोल करना। ये सारी एक्टिविटीज क्लियर है? हाँ जी मैम। नेक्स्ट इज, ये जो डायग्राम है ये बताता है कि हम सेल्स फोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं। सबसे पहले हम जॉब को एनालाइज करते हैं, ठीक है? हम देखेंगे कि हमारी जॉब किस तरीके की है, कौन सी जॉब है
डिस्क्रिप्शन, उस जॉब में काम क्या क्या करना है, जॉब स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन में हम देखेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या रखी है हमने उस जॉब के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमारी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए हमें ग्रेजुएट पर्सन चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है रिक्रूटमेंट, सेल्स रिक्रूटमेंट। फिर उसके बाद जब हमने देख लिया हमारी जॉब कैसी है, उसमें काम क्या क्या है, हमने उसके लिए देख लिया कि स्पेसिफाई कर दिया क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, फिर हम रिक्रूट करेंगे। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, इसको हम डिटेल पढ़ेंगे, एक बार के लिए ओवरव्यू दे रही हूँ। रिक्रूट करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे। रिक्रूटमेंट में आप सिर्फ एप्लीकेशंस मंगवाओगे, ठीक है, आप लोगों से एप्लीकेशंस मंगाओगे एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। सिलेक्शन, फिर उसके बाद उन एप्लीकेशंस में से सिलेक्ट करोगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, उसको काम करते टाइम मोटिवेशन भी प्रोवाइड करोगे, कंपनसेशन भी दोगे और परफॉर्मेंस अप्रेजल भी मिलेगा, ठीक है। ये पूरा एक प्रोसेस है हमारा सेल्स फोर्स मैनेजमेंट का। चलिए आगे, यही समझ आया? इनमें से कोई स्टेप नहीं समझ आया हो तो बताओ। ये आप लोगों को विजिबल है ना? इसकी पीडीएफ भी आप लोगों के ग्रुप में पढ़ी है, ठीक है, पहले भेजी हुई है मैंने ये वाली पीडीएफ, ये पीडीएफ भी आपके ग्रुप में पढ़ी है। सेल्स एमजीटी नाम से ये पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर रखी है, इसको भी देख लेना। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस क्या है सेल्स फोर्स मैनेजमेंट की। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट। सेल्स मैनेजमेंट से क्या होता है, हमारा प्रॉफिट और सेल्स इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज होता है। ये पॉइंट्स बहुत इजी वर्डिंग में है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो उसके बाद मुझे बताइए, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ आता है तो फिर मेरे को बताओ। ये दोनों पॉइंट समझ में आए, इंक्रीज इन सेल्स एंड इंक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। क्लियर है ये पॉइंट्स? सबसे पूछ रही हूँ। यस मैम। ऑलराइट, हाँ मैम। आप लोगों को बुक से पढ़ना ठीक लग रहा है या फिर वैसे ही आपको वर्ड डॉक चाहिए? I'm asking, आप लोगों को बुक से पढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वर्ड डॉक चाहिए या बुक के नोट्स ठीक है? ये क्योंकि ये इजी वर्डिंग में होंगे, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? I'm asking, क्या आप लोगों को ये नोट्स क्लियर हैं? ये नोट्स चाहिए या वर्ड डॉक में ही? हेलो, am I audible now? यस मैम। ऑलराइट, मैं पूछ रही थी आप लोगों के बुक्स के नोट्स ठीक है या फिर आप लोगों को वही वर्ड डॉक चाहिए? बुक्स के नोट्स इजी लैंग्वेज में है, मैं इसलिए आप लोगों को दे रही हूँ, अदरवाइज मुझे कोई इशू नहीं है वर्ड डॉक में। सब चुप हो जाता है, कोई बोल दो, इस बात का आंसर तो कर दो। आप लोगों को बुक्स के नोट्स ठीक है? मैंने खुद ये बुक पढ़ी हुई है, ये मेरी खुद की बुक है, इजी वर्डिंग में है, मैं इसलिए दे रही हूँ। यस मैम, ठीक है बुक के। ठीक है, हाँ मैम ठीक पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंस के हमने 2 पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहला, सेल्स मैनेजमेंट से हमारी सेल्स इंक्रीज होती है, दूसरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। थर्ड इज रिडक्शन इन ट्रेनिंग कॉस्ट, हमारी जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। कैसे? जब हम लोग एक इफेक्टिव सेल्स पर्सन को अपने एम्प्लॉय के तौर पे अपॉइंट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो जो पर्सन है अपने आसपास वाले लोगों को खुद से गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज रिडक्शन इन वेस्टफुल सेल्स एक्सपेंसेस, हमारा सेल्स मैनेजमेंट की वजह से हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद सेल्स फोर्स, इसकी वजह से क्या होता है, मैनेजमेंट और सेल्स फोर्स के बीच में
अच्छा रिलेशन मेंटेन रहता है अगर आप लोग उनका अच्छे से ध्यान रख रहे हो तो। और इसके अंदर सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं आता, हमने जो सारी स्टेप्स आगे पढ़ी थी ना डेफिनेशन में, जो सारे के सारे पॉइंट्स पढ़े थे वो सारे आते हैं, उसकी वजह से अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन होता है। 6th पॉइंट इज रिडक्शन इन सेल्स फोर्स टर्नओवर। ठीक है, हमारा जो सेल्स फोर्स टर्नओवर है उसमें रिडक्शन होता है। सेल्स फोर्स टर्नओवर क्या होता है? जब एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे स्विच कर जाते हैं, वो होता है सेल्स फोर्स टर्नओवर। जब आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज बहुत जल्दी आपकी कंपनी छोड़ के जाते हैं, उस रेशो को हम लोग सेल्स फोर्स टर्नओवर बोलते हैं। बट अगर हम सेल्स फोर्स मैनेजमेंट करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा जो सेल्स फोर्स का टर्नओवर है वो भी रिड्यूस होगा। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स क्लियर हुए, फिर मैं आगे के पॉइंट्स बताऊं। यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव पर्सनल पॉलिसी। ठीक है, हमारी जो पॉलिसीज हैं सेल्स फोर्स मैनेजमेंट की वजह से वो भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन कैसा है, हमें ये भी आइडिया लग जाता है जो हमने एम्प्लॉय अपॉइंट किया है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उससे हमारी पॉलिसीज भी इफेक्टिव बनती है। 8th पॉइंट इज प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज इन मार्केट एनवायरमेंट। अगर हम लोग कंटिन्यूसली हमारा सेल्स फोर्स मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमें टाइमली इंफॉर्मेशन भी मिलती रहती है कि हमारा मार्केट का एनवायरनमेंट किस तरीके का है, हमारे ट्रेंड्स कितनी जल्दी चेंज हो रहे हैं और न्यू ट्रेंड क्या आया है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिडक्शन इन सुपरविजन कॉस्ट। हमारे अगर जो सेल्स फोर्स जो है वो अच्छे अपॉइंट की है हमने, तो हमें उन पे ध्यान कम देना पड़ेगा। ठीक है, जब हमें पता है हमारे एम्प्लॉयज बहुत अच्छे से काम कर लेंगे तो हमें हमारी सुपरविजन ज्यादा नहीं रखनी पड़ती। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं मैनेजर हूँ, मुझे पता है मेरे अंदर काम करने वाले लोग कितने इफेक्टिवली काम करते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें खुद अपॉइंट किया और अच्छे लोगों को अपॉइंट किया, तो मुझे सेटिस्फेक्शन रहेगी इंटरनली, मैं उन पे बहुत कम ध्यान दूंगी। ठीक है, मुझे अपना ध्यान उनके ऊपर देने की जरूरत कम पड़ेगी। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जब आप लोगों ने सब जॉब के ऊपर हर एक पोस्ट के ऊपर अच्छे लोगों को अपॉइंट किया है तो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव भी अच्छे अवेलेबल होंगे हमें। 11th पॉइंट इज पीसफुल एटमॉस्फेयर। अगर हर चीज अच्छे से चल रही है, हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं, हमारी मैनेजमेंट सेटिस्फाइड है, मार्केट में हमारी इमेज अच्छी है, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर है वो भी पीसफुल रहेगा। ठीक है, ये 11 पॉइंट समझ आए? क्या किसी पॉइंट में कोई डाउट है? जी मैम। अब ये इजी वर्डिंग में लग रहा है ना आप लोगों को? नेक्स्ट इज हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी। दूसरा पॉइंट है डिफिकल्टीज इन सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। हमने इंपॉर्टेंस पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं हमारी सेल्स फोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है, फर्स्ट इज डिफिकल्ट टू हैंडल ह्यूमन रिसोर्स। जब आप लोग बात करते हो ह्यूमन रिसोर्स की, तो ऐसा नहीं है हमारी कंपनी में सिर्फ 2 से 3 लोग हैं, हमारी कंपनी में बहुत ज्यादा नंबर होता है एम्प्लॉयज का, और हर एक एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस टाइम क्लास के अंदर 5 बच्चे प्रेजेंट है। ठीक है, अब पांचों के पांचों का इंटरेस्ट सेम तो नहीं होगा, है ना, पांचों के पांचों की विशेष भी सेम नहीं होंगी, तो मैं जितना हो सके उतना पॉसिबल अपनी साइड से एफर्ट कर सकती हूँ, बट जरूरी तो नहीं है कि हर बच्चा सेटिस्फाई होगा। कोई एक ना एक बच्चा तो ऐसा होगा जिसके माइंड में ये चीज आएगी कि नहीं मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है, या फिर मुझे लेक्चर नहीं समझ आ रहा है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट है सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्स को हैंडल करना। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आपको हर एक स्टेज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, ये एक डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, फास्ट चेंजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स। आपके आईटी टूल्स जो है वो बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं आज के टाइम में, जिसकी वजह से हमारी कंपनी के अंदर का एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं हो पाता। ठीक है, मान लो आज हम लोग लेके आए हैं, आज हमने अपने सारे एम्प्लॉयज को फोन प्रोवाइड किए। ठीक है, फोन प्रोवाइड कर दिए सबको, कल कुछ न्यू ट्रेंड आ गया, परसों कुछ न्यू ट्रेंड आ गया, उसमें कुछ न्यू एडिशन हो गया, तो हर रोज टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो हमारे एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट भी तो चेंज होता रहेगा, तो उसकी वजह से हमारा जो
ये सेल्स फोर्स मैनेजमेंट में है, ये एक लिमिटेशन है कि जो आईटी टूल्स हैं वो बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। फोर्थ इज डिफिकल्ट इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ suitable सेल्स फोर्स। हम लोग ये बोलते हैं कि हमें बेस्ट पर्सन ऑन बेस्ट पोस्ट चाहिए, राइट? सही जगह पे सही पर्सन को सही टाइम पे अपॉइंट करना, ये वर्डिंग याद रखना। बेस्ट पर्सन नहीं, राइट पर्सन ऑन राइट जॉब एट राइट टाइम, ठीक है? ये तीन जो है मेन चीजें होती हैं सेल्स फोर्स में। हमें राइट टाइम पे राइट पोस्ट पे राइट पर्सन को अपॉइंट करना है। बट ये सिर्फ कहने की बात होती है, हम भी जानते हैं जब हम रिक्रूटमेंट करने लगते हैं तो कितनी सारी एप्लीकेशंस आती हैं, उनमें से बेस्ट पर्सन को चूज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है? ये 4 पॉइंट समझ आए डिफिकल्टीज के? सर नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेल्स फोर्स। अब हमारा जो कंपनी का जो मोटिव है वो सेल्स फोर्स को बढ़ाना है, बट अगर हमारा ज्यादा एक्सपेंसेस ट्रेनिंग के ऊपर लग रहा है तो क्या हम अपना ज्यादा ध्यान सेल्स फोर्स पे दे पाएंगे, अपनी सेल्स पे दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत डिफिकल्ट है अपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना सेल्स फोर्स को। हम उसी पर्सन को ज्यादा अपॉइंट करना पसंद करेंगे, ज्यादा प्रेफरेंस देंगे जिसके पास पहले से एक्सपीरियंस है, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल मैं एक एचआर मैनेजर हूँ, मुझे एक पोस्ट पे अपॉइंटमेंट करनी है, एक एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है। मेरे पास सिर्फ 2 एप्लीकेशंस आई, एक था बीकॉम और एक फ्रेशर, ठीक है? वो बीकॉम कर रखी है, उसने ग्रेजुएशन किया और वो फ्रेशर है। और सेकंड जो पर्सन आया उसने भी ग्रेजुएशन कर रखी है, बट उसके पास 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, उसने 3 मंथ्स कहीं पे जॉब की हुई है। तो मैं किसे अपॉइंट करूंगी? ऑब्वियसली उसे अपॉइंट करूंगी जिसके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है? मैं उस पर्सन को तब अपॉइंट करूंगी जो फ्रेशर है, जब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं होगी। तो बेसिकली ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। हर एक एचआर पर्सन यही चाहता है कि उसके पास एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, ठीक है? सिक्स्थ पॉइंट इज डिफिकल्टीज इन सेल्स फोर्स मोटिवेशन। दूसरों को मोटिवेट करना बहुत डिफिकल्ट चीज है, ठीक है? कई बार आप उन्हें मोटिवेट करते हो सिर्फ वर्डिंग से। आपने फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, इस क्लास में मैंने कौन कौन प्रेजेंट है सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने रोल नंबर 77 को सारी क्लास के सामने अप्रिशिएट किया, मैंने वर्बली अप्रिशिएट किया, ठीक है? वो एक तरीके की मोटिवेशन है। बट अगर जो रोल नंबर 77 है वो डिमांड कर रहा होगा कि उसे उसके अच्छे काम के बदले कुछ बोनस या फिर कुछ प्राइज अमाउंट दिया जाए, और उसे मैं सिर्फ वर्बली अप्रिशिएट कर दूं, तो क्या वो सेटिस्फाइड होगा? नहीं सेटिस्फाइड होगा। जब उसकी डिमांड ही उसे प्राइस चाहिए तो फिर उस टाइम पे मेरी वर्बली अप्रिसिएशन उसे मोटिवेट नहीं कर पाएगी। तो हमारी सेल्स फोर्स को मोटिवेट करना भी एक डिफिकल्ट टास्क है। सेवेंथ पॉइंट इज डिफिकल्टी इन डिजाइनिंग सुटेबल कंपनसेशन प्लान। कंपनसेशन प्लान बनाना भी बहुत एक डिफिकल्ट टास्क है। कंपनसेशन क्या होता है, कौन एक्सप्लेन करेगा कंपनसेशन क्या होता है? कोई बताएगा कंपनसेशन क्या होता है? बहुत सिंपल कॉमन वर्ड है। मैडम कंपनसेशन का मतलब होता है हाँ जी, किसी अगर कोई लॉस लूज हो गया तो उसके जगह कुछ देना। ठीक है। किसी को बेसिकली हम लोग प्राइज अमाउंट देते हैं, ठीक है? कुछ अमाउंट देते हैं उसे, ताकि वो मोटिवेटेड रहे और अपना काम अच्छे से करता रहे, चाहे उसे थोड़ा बहुत लॉस हुआ था बट बाद में वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है? तो एक जो हमारा जो कंपनसेशन प्लान है वो सूटेबल डिजाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। अब फॉर एग्जांपल कर्मा, प्रतिभा, रोल नंबर और कौन कौन से थे, रोल नंबर 77 है, ठीक है? रोल नंबर 72 है। इन सबकी डिमांड्स अलग होंगी। कर्मा चाहेगा कि उसे 10,000 का कंपनसेशन दिया जाए, प्रतिभा चाहेगी कि उसका जो कंपनसेशन है वो 12,000 का हो, और हिबू याबा वो 8,000 में भी सेटिस्फाइड है, और रोल नंबर 77 को 14,000 चाहिए। तो सबका कंपनसेशन का डिमांड अलग अलग है। अब एक एचआर पर्सन इन सबके लिए एक ऐसा प्लान बहुत डिफिकल्ट
होगा उसके लिए बनाना, जिसमें चारों के चारों सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है कंपनसेशन प्लान बनाना। 8th point is difficulty in designing appropriate promotion plan. प्रमोशन प्लान बनाना भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। प्रमोशन के दो तरीके होते हैं, या तो अच्छे काम के बेसिस पे आपको प्रमोट किया जाए, या फिर आपको आपकी सीनियरिटी के बेसिस पे आपको प्रमोशन दिया जाए, ठीक है। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि किसी को प्रमोशन किस बेसिस पे दिया जाए। एक पर्सन है जो फ्रेशर है और उसे ऑर्गेनाइजेशन में आए अभी सिर्फ 1 साल हुआ है और उसने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है, उतना अच्छा जितना आज तक किसी पुराने एम्प्लॉय ने नहीं किया। और एक पर्सन है जो पिछले 5 साल से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है। प्रमोशन किसे दिया जाए? आप लोग बताइए, प्रमोशन किसे दिया जाना चाहिए? उसे जो 5 साल से काम कर रहे हैं या फिर जो फ्रेशर है उसे? Am I audible? मैम जो 5 साल से काम जो 5 साल से काम कर रहा है। ओके प्रतिभा, अब ठीक है, प्रतिभा ने कहा जो 5 साल से काम कर रहा है, बाकी बच्चे भी बोलो, हर एक बच्चा अपना अपना पॉइंट बताएगा। प्रतिभा ने बोला है, रोल नंबर 72 आप बोलो। प्रतिभा ने कहा सीनियरिटी बेसिस पे मिलना चाहिए, आपका क्या कहना है? जो मैम प्रेशर होके ठीक है, आपके लिए उसको उसके अच्छे काम के लिए प्रमोशन मिलना चाहिए, ठीक है। जो एक फर्स्ट फ्रेशर, हेलो, जो फ्रेशर है उसको मिलना चाहिए, ठीक है। आप बोल रहे हो फ्रेशर को मिलना चाहिए। रोल नंबर 73 आप बोलो। मैडम फ्रेशर को मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, फ्रेशर को मिलना चाहिए और बाकी बच्चे गायब हो गए, ठीक है। अब प्रतिभा ने कहा उसको सीनियरिटी बेसिस पे मिलना चाहिए, बाकी दो बच्चों ने कहा फ्रेशर बेसिस पे मिलना चाहिए। अब इस मामले में हर एक कंपनी की अपनी एक पॉलिसी होती है। कुछ कंपनी सिर्फ इस बेसिस पे प्रमोशन देती हैं कि आप कितने साल से कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। और कुछ कंपनीज इस बेसिस पे प्रमोशन, सरकारी हाँ गवर्नमेंट बोल सकते हो, बट नहीं, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी पुराने एम्प्लॉयज को प्रमोशन देती है, ठीक है। बट कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो एक पर्सन को उसकी काबिलियत के भरोसे पे, इसकी काबिलियत के बेसिस पे उसको प्रमोशन देती है। तो ये डिपेंड करेगा आपकी कंपनी की पॉलिसी कैसी है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अब प्रतिभा ने कहा कि जो सीनियर है उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने सीनियर को ही प्रमोशन दे दिया, अब जो फ्रेशर है वो डिमोटिवेट हो जाएगा कि वो सीनियर, उसने 1 साल में देखा था कि वो सीनियर कुछ काम नहीं कर रहा है, उसने 1 साल में अपना बेस्ट दिया कंपनी के लिए और फिर भी उसे कुछ रिवॉर्ड नहीं मिला, तो क्या वो डिमोटिवेट नहीं होगा? होगा ना। तो ये बहुत डिफिकल्ट है एक एचआर मैनेजर के लिए दोनों को साथ में लेके चलना, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन को भी और एक क्वालिफाइड पर्सन को भी जो आपके लिए अच्छा काम कर रहा है। अब अगर एक फ्रेशर को, अब आप दोनों ने बोला था रोल नंबर 72 और 73 ने कि फ्रेशर को मिल जानी चाहिए, ठीक है। अब अगर फ्रेशर को प्रमोट कर दिया गया तो सीनियर गुस्सा नहीं हो जाएगा कि मैं 5 साल से हूँ, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, वो 1 साल से आया उसको प्रमोशन दे दिया। तो ये पॉलिटिक्स जो है वो कंपनी में चलती ही चलती है। और जब एक ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का काम चल रहा हो, वहां पे एक एचआर के लिए बहुत डिफिकल्ट है एक प्रमोशन प्लान तैयार करना, ठीक है। नेक्स्ट इज 9th पॉइंट है डिफिकल्ट इन रनिंग कंट्रोल सिस्टम फॉर सेल्स फोर्स। आपको एक कंट्रोल सिस्टम बनाना भी बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। सबकी क्वालिटीज को देखते हुए, सबके काम को देखते हुए अच्छा कंट्रोल सिस्टम बनाना बहुत डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर के नीचे जो है, एक मैनेजर के कंट्रोल में 12 लोग काम कर रहे हैं और दूसरे मैनेजर के कंट्रोल में सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं। अब जो 2 लोग काम कर रहे हैं उनको तो वो आसानी से मैनेज कर लेगा, पर जो वो 12 लोग काम कर रहे हैं, 12 के 12 को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। तो एक कंट्रोल सिस्टम बनाना भी डिफिकल्ट टास्क है। लास्ट पॉइंट इज लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म होना जरूरी है। अगर आप अच्छे से सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपका प्रोफेशनल होना जरूरी है। बट इंडियन कुछ आप लोग मानते हो कुछ लोगों को जो प्रोफेशनल नहीं होते, ठीक है। आपको भी पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग प्रोफेशनली डील नहीं करते। कुछ लोग
अपने अग्रेशन में कुछ अलग कुछ एक्टिविटीज ऐसी कर देते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी नहीं होती, तो ये भी एक डिफिकल्ट टास्क है, प्रोफेशनलिज्म लैक करता है कुछ लोगों में। डिफिकल्टीज समझ आई, इंपॉर्टेंस समझ आ गई, दो चीजें पढ़ी हैं हमने अब तक रिक्रूटमेंट में। इससे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटीज इन सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। एक सेल्स फोर्स मैनेजमेंट में एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है, ठीक है। हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पहले आप पॉइंट्स नोट कर लो, एक्टिविटीज में क्या क्या आता है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, दोनों नोट डाउन कर लो। रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स फोर्स, सिलेक्शन ऑफ सेल्स फोर्स, third point is training the sales force, fourth point is compensating sales force, then next point is motivating sales force, और last है controlling sales force। ये एक तरीके का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स फोर्स। वैसे आप लोगों को ये पीडीएफ मिल गई है, नोट डाउन नहीं भी करोगे तब भी आप लोगों के पास ही है, ठीक है, तो मैं आपको समझा रही हूँ ऐसे। रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स फोर्स, रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे डेफिनेशन से समझते हैं। अगर आप हम लोग अकॉर्डिंग टू विक्टर पी बुल पढ़ रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विक्टर पी बुल, रिक्रूटमेंट इज सर्च फॉर बेस्ट अवेलेबल कैंडिडेट्स फॉर वेरियस सेल्स पोजीशन, ठीक है। समझ आया रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट एक सर्च होती है बेस्ट अवेलेबल कैंडिडेट की अलग अलग वेरियस सेल्स पोजीशन के ऊपर, ठीक है। रिक्रूटमेंट समझ आया क्या होता है? जब हम लोग सर्च करते हैं किसी पर्सन के लिए जो हमारी जॉब के लिए परफेक्ट हो। फिर करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर बोल सकते हैं आप उसको। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? सबसे पहले इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, ठीक है, ये एक प्रोसेस है सर्चिंग का। सेकेंड है इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है, इसमें आप लोगों को बुलाते हो, ठीक है, किसी का रिजेक्शन नहीं हो रहा है इसमें, इस स्टेप पे सिर्फ आप लोगों की एप्लीकेशंस मंगवा रहे हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे है? जब जब आपको जरूरत पड़ेगी तब तब आप रिक्रूटमेंट करोगे, ठीक है, कंटिन्यूअसली ये चलता रहता है। फोर्थ पॉइंट इज रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज बेस्ड ऑन जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब एनालिसिस मैंने बताया था, जॉब कौन सी है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या उस जॉब के लिए आपको काम करना होगा, जॉब स्पेसिफिकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मतलब जॉब एनालिसिस। जॉब डिस्क्रिप्शन में उसे काम क्या करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर को पढ़ाना है बच्चों को, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन है। जॉब स्पेसिफिकेशन आपको उस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें एक मैनेजमेंट टीचर चाहिए, तो वो जॉब स्पेसिफिकेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. फिफ्थ पॉइंट इज सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फिफ्थ पॉइंट इज सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब जहां से आप लोगों को अपॉइंट कर रहे हो, आप इंटरनली भी अपॉइंट कर सकते हो, आप एक्सटर्नली भी अपॉइंट कर सकते हो। इस पॉइंट को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझ लो, आप ऑर्गेनाइजेशन में से भी किसी को चूज कर सकते हो, आप आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी किसी को चूज कर सकते हो। सिक्स्थ पॉइंट इज इट इज प्रोसेस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैन पावर नीड। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग फुलफिल करते हैं, क्या फुलफिल करते हैं? प्रेजेंट और फ्यूचर मैन पावर नीड। जो आपको मैन पावर की जरूरत है अभी और फ्यूचर में, उसको आप फुलफिल कर लेते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो करते हो? फर्स्ट पॉइंट इज डिटरमाइनिंग नेचर ऑफ रिक्वायर्ड सेल पर्सन। सबसे पहले आप देखोगे आपको रिक्वायरमेंट किस तरीके के पर्सन की है।
सेकेंडली आप देखोगे साइज ऑफ सेल्स फोर्स, कि आपका जो सेल्स फोर्स है कितना ज्यादा सेल्स फोर्स हो रहा है, आपको कितना बढ़ाना है, ठीक है। थर्ड इज सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि आप कहाँ से रिक्रूट करने वाले हो। फर्स्ट पॉइंट है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रिक्वायर्ड पर्सन। फर्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का सेल्स पर्सन हमें चाहिए, ठीक है। In the first stage of recruitment process, it is decided that what type of salesperson are required in the organization. In recruitment process, it is decided that we should be what should be the abilities, skills, and knowledge of a person who are to be attracted to apply for the job. अब इस स्टेप में हम डिसीजन क्या लेते हैं, एक ऐसा पर्सन कि हमें एबिलिटीज क्या क्या चाहिए उस पर्सन की, उसमें क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए और उसे कितनी नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे पर्सन के लिए हम लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ओके, इसके अंदर सबसे पहले है जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। जैसे कि मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, जॉब एनालिसिस होता है कि जॉब कौन सी है, और जॉब डिस्क्रिप्शन होता है कि उस जॉब में आपको क्या क्या काम करना होगा, ठीक है। आप लोग इसको डिटेल में स्टडी करना, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप मुझसे पूछना, आपके पास जो पीडीएफ है उसमें आप इसको गो थ्रू करना। सेकेंड पॉइंट इज जॉब स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन भी मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उस पर्सन, ठीक है। अब जॉब स्पेसिफिकेशन में कुछ पॉइंट्स हैं। पहली चीज फिजिकल फीचर, हमें पता होना चाहिए कि हम जिस पर्सन को अपॉइंट करने वाले हैं उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि आर्म्ड फोर्सेस में जब किसी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होती है तो उसके लिए वो पहले से बता देते हैं कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपका वेट इतना होना चाहिए, आपकी रनिंग कैपेबिलिटीज इतनी होनी चाहिए, आई साइट इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सब आपके फिजिकल फीचर्स में आते हैं, ठीक है। सेकेंड इज मेंटल क्वालिटीज, आपकी मेंटल क्वालिटीज क्या क्या डिमांड कर रहा है आपका जॉब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब बहुत ज्यादा अटेंटिव माइंड डिमांड कर रही है, तो आप ये चीज अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखोगे कि हमें इस जॉब के लिए एक अलर्ट मेमोरी वाला पर्सन चाहिए, ठीक है। वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेटरी पावर के साथ होना चाहिए। जो क्वालिटीज आपको चाहिए वो आप लिखोगे, चाहे फिजिकल फीचर्स में कोई क्वालिटी चाहिए, चाहे मेंटल क्वालिटीज चाहिए आपको, चाहे सोशल क्वालिटीज चाहिए। सोशल क्वालिटीज में क्या क्या आएगा, पोलाइटनेस, हेल्पफुल होना चाहिए, कॉपरेशन होनी चाहिए, कर्टियस होना चाहिए, गुड बिहेवियर होना चाहिए उसका। नेक्स्ट इज मोरल क्वालिटीज। मोरल क्वालिटीज में हमें क्या क्या चाहिए, लॉयल होना चाहिए, अच्छे कैरेक्टर का होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ट्रस्ट वर्दी पर्सन होना चाहिए। ज्यादातर ट्रस्ट वर्दी पर्सन की ही डिमांड होती है। फिफ्थ पॉइंट इज कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, फ्लुएंसी इन स्पीकिंग होनी चाहिए, इफेक्टिव साउंड होना चाहिए, मतलब उसे सुनता सही हो, गुड वोकैबुलरी पार होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी है चाहे वो इंग्लिश है, जिस एरिया में उसे काम करना है वहाँ की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट इज एक्सपीरियंस, उसके पास कितना एक्सपीरियंस हमारा जॉब डिमांड करिए। फॉर एग्जाम्पल हमारी जॉब के लिए हमें कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस हम डिमांड कर रहे हैं कि कैंडिडेट के पास हो, तो सिर्फ वही लोग अपॉइंट करे जाएंगे जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होगा, ठीक है। ये समझ में आया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स। आज के लिए इतना करते हैं, आप लोग इसको गो थ्रू करना एक बार उस पीडीएफ में, आपको नहीं समझ आए तो फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? थैंक यू मैम।